Hello student, today we will discuss about the concept of inheritance. So let us start. Concept of inheritance. It is the process of creating new class, derived class from the existing class, base class और सुपर क्लास. देखिए इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस होता क्या है. तो इनहेरिटेंस की अगर आपको डेफिनेशन देना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास और वी कैन से डिराइव्ड क्लास और सब क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस और वी कैन से बेस क्लास और सुपर क्लास. इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग नई क्लास को डिफाइन करते हैं और जो नई क्लास को डिफाइन कर रहे हैं उसको डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है या सब क्लास भी कहा जाता है. और ये जो क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं डिराइव्ड क्लास या सब क्लास, ये कहाँ से डिराइव की जाती है? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. मतलब पहले से कुछ क्लासेस बनी हुई होती हैं, उन क्लासेस को हम लोग रीयूज़ करके वापस से नई क्लास डिफाइन करते हैं. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास या सब क्लास. अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग क्लास है जिससे हमने नई क्लास को डिफाइन किया है वो क्लासेस बेस क्लास या सुपर क्लास कहलाती है. अ सब क्लास इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज़ का मतलब डेटा मेंबर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड बिहेवियर का मतलब होता है मेथड मेंबर्स. जो भी सब क्लास हम लोग बना रहे हैं वो सब क्लास हमेशा अपनी जो पेरेंट्स क्लास है जिससे आपने उस क्लास को क्रिएट किया है उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को अपने अंदर इनहेरिट कर लेती है. इसी कारण से हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस. हेरिडिटरी प्रॉब्लम हम लोगों ने बायो में पढ़ा था. वो हेरिडेटरी प्रॉब्लम जो होती है, या सॉरी प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम लोग इनहेरिट के नाम से क्या करते हैं? पढ़ते हैं. मतलब यहाँ पे हम लोग जो नई क्लास बना रहे हैं वो चाइल्ड क्लास भी हम लोग उसको बोल सकते हैं. तो जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास की क्या लेगी? सारी प्रॉपर्टीज़, सारे जो बिहेवियर है वो आपको अपनी सब क्लासेस के अंदर भी मिलेंगे. तो यहाँ पर जो पेरेंट्स क्लास होगी उसको सुपर क्लास या बेस क्लास कहा जाता है और जो नई क्लास हमने बनाई है उसको डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है या चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है. द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस में बी एक्सटेंडेड. अगर हम लोग इनहेरिटेंस के लेवल्स की बात करें तो ये लेवल बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता चला जाता है? एक्सटेंड होता चला जाता है. जैसे एक फैमिली में एक सबसे बुजुर्ग जो है वो हो सकता है दादा हो या परदादा हो, उनके आने वाली जनरेशन, फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन, फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन. तो जिस प्रकार से फैमिली के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन मतलब जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, वैसे ही इनहेरिटेंस के अंदर भी क्या होता है? लेवल एक के नीचे एक लेवल, एक के नीचे एक लेवल आते चले जाते हैं और इस प्रकार से नई नई सब क्लासेस बनती चली जाती है. इन रियल लाइफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स एग्जिबिट इनहेरिटेंस रिलेशनशिप. जैसा भी मैंने आपको बताया, जो एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर भी वही लिखा है कि रियल लाइफ में अगर आप लोग इस चीज़ को इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को समझना चाहें तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. फिलहाल हम लोग अभी दो एग्जांपल्स की बात करते हैं. यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल एक ऐसी क्लास है जिसमें बहुत सारे इवन मैं यूँ कहूँ कि सारे के सारे जितने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे. अब ऑटोमोबाइल को हमने दो क्लासेस में क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया, सॉरी डिराइव कर दिया. तो ऊपर ऑटोमोबाइल जो क्लास है वो आपकी बेस क्लास या सुपर क्लास कहलाएगी और उसके नीचे जो दो क्लास हमने अभी डिफाइन की है वो डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहलाएगी. अब यहाँ पर हमने ऑटोमोबाइल को दो अलग अलग सब क्लासेस में डिवाइड किया है. पहली जो सब क्लास है वो हो जाती है व्हीकल और दूसरी जो सब क्लास है वो हो जाती है ट्रांसपोर्ट. अब व्हीकल के फिर वापस से सब क्लासेस बन जाती है, जो कि एक है बाइक, एक है कार और एक है जीप. वैसे ही ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट वाली जो सब क्लास है उसके अंदर फिर से हमारे पास दो सब क्लासेस है, एक है बस और एक है ट्रक. तो यहाँ पे बस की जो प्रॉपर्टी है वो व्हीकल से मैच नहीं करेगी, बाइक, कार या जीप की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपोर्ट से मैच नहीं करेगी. लेकिन हाँ, नीचे बाइक, कार, जीप, बस, ट्रक जितने भी लिखे हैं वो सारी की सारी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑटोमोबाइल को ज़रूर क्या करेगी? इनहेरिट करेगी. तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनहेरिट की प्रोसेस जनरेशन बाय जनरेशन या लेवल बाय लेवल चलती चली जाती है. अब वैसे ही एक और एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो फिलहाल अपन ने दो कैटेगरी में रखा है. एक तो टीचर होंगे और एक स्टूडेंट होंगे.
अब स्टूडेंट को फिर से हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होंगे, वो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, वो पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का उसको यूज़ कर रहे हैं और लेवल को धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाई इनहेरिटेंस इज़ नीडेड, हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट वन इज़ मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड। हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग होती है, मतलब हम लोग जो रियल वर्ल्ड में जो भी क्लासेस बनाते हैं उसको हम लोग रीयूज़ करना चाहते हैं, उसको हम लोग ईजी वे में फॉलो करना चाहते हैं। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। बाय इनहेरिटेंस वी कैन मॉडल द रियल वर्ल्ड इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इन ईजी वे। हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस रिलेशनशिप के थ्रू जो मॉडल होते हैं रियल वर्ल्ड के उसको क्या करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी क्लासेस डिफाइन करते हैं वो क्लासेस हम लोग रीयूज़ कर सकें और उसके अंदर मतलब नई प्रॉपर्टीज़ भी हो और पुरानी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर पाए। तो हम लोग ऐसी क्लासेस क्रिएट करना चाहते हैं जिससे हमारा जो कोडिंग का पार्ट होता है वो ईजी हो जाए और कम हो जाए। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स। इनहेरिटेंस अलाउ द डेरिवेशन ऑफ द न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस हमें क्या प्रोवाइड करता है, नई क्लासेस बनाने के लिए, डिराइव करने के लिए हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है। और वो जो नई क्लास हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो कहाँ से डिफाइन की जा सकती है, एग्जिस्टिंग क्लासेस से। वी कैन ऐड न्यू फीचर टू द डिराइव्ड क्लास टू मेक अ न्यू वन विथ मिनिमल एफर्ट्स। हम लोग यहाँ पर जब भी कोई नई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग नए फीचर्स को ऐड कर सकते हैं और जो डिराइव्ड क्लास होती है उसको हम लोग ज़्यादा नया और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कम से कम एफर्ट्स लगाकर। मतलब पुरानी जो क्लास थी वो तो हमारे काम आएगी ही आएगी, उसमें हम लोग नए फीचर्स को ऐड कर पुरानी क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नई क्लास हमने डिराइव की है उसके अंदर हम लोग नए फीचर्स को भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव नेचर ऑफ द इनहेरिटेंस। इफ़ वी मॉडिफाई द बेस क्लास देन द चेंजेस ऑटोमेटिकली इनहेरिट इनटू द डिराइव्ड क्लास। अब अगर हमने यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर होता है इनहेरिटेंस का, ट्रांजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बेस क्लास में कोई चेंज किया तो बेस क्लास के कारण जो कि उससे कुछ और डिराइव्ड क्लास हमने बनाई थी, तो बेस क्लास में जो चेंजेस हम लोग करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वही चेंजेस डिराइव्ड क्लासेस में भी अपने आप हो जाते हैं, आपको अलग से वो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंस इनहेरिटेंस इज़ ट्रांजिटिव नेचर, क्योंकि ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो इनहेरिटेंस होता है वो ट्रांजिटिव होता है। मतलब यहाँ पर अगर आपने किसी मेन क्लास से सब क्लास बनाई है तो सब क्लास के अंदर अगर आप कोई चेंज करेंगे तो मेन क्लास पे कोई इफेक्ट या सुपर क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सुपर क्लास में कोई चेंजेस करेंगे तो उसकी जो सब क्लासेस है उसमें डेफिनेटली आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो हम लोग इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है नेचर वाइज, और ट्रांजिटिव होने से हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने एक क्लास बनाई हो और उसकी 10 सब क्लास बनाई हो, तो अगर आपने अपने मेन सुपर क्लास में चेंजेस किया तो आपको उसकी 10 सब क्लासेस में भी चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उसका ट्रांजिटिव नेचर यूज़ करते हैं। और ट्रांजिटिव नेचर से क्या होता है कि जो आपने चेंजेस सुपर क्लास में कर दिए वही चेंजेस आगे की जो 10 सब क्लासेस है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। दिस ऑफर फास्टर एंड एफिशिएंट वे टू मेंटेन द लार्ज प्रोग्राम। और इसी कारण से हम लोगों को क्या मिलता है कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम को जो कि काफ़ी लार्ज भी है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है उसको इजी और एफिशिएंट वे से सॉल्व कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों करते हैं वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाउ टू डिराइव अ सब क्लास। सब क्लास कैसे डिराइव की जाती है। इन जावा अ न्यू क्लास, जो जावा के अंदर हम लोग नई क्लास बना रहे हैं उसको सब क्लास भी बोलते हैं, कैन डिराइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस, और एग्जिस्टिंग क्लासेस को हम लोग सुपर क्लास बोलते हैं बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। यहाँ पर अगर आप लोग नई सब क्लास बनाना चाहते हैं और कौन सी क्लास से बनाना चाहते हैं, सुपर क्लास से, तो यहाँ पर आपको एक कीवर्ड यूज़ करना होता है एक्सटेंड्स। ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है
इसको यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी सब क्लास डिफाइन हो जाती है और किस सुपर क्लास को आपने फॉलो किया है वो एक्सटेंड यहाँ पे किया जा सकता है। अ डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट ऑल द डेटा एंड मेथड मेंबर फ्रॉम इट्स पेरेंट। डिराइव्ड क्लासेस जो भी हम लोग बनाते हैं वो इनहेरिट कर लेती है, वो सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है जो कि डेटा और मेथड मेंबर की फॉर्म को बनाते समय प्रेजेंट थी। फॉर्म को बनाते समय उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी, उनको इनहेरिट कर लेती है। दिस प्रिंसिपल नोन एज इनहेरिटेंस, और इसी प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ह्यूमन क्लास इज डिफाइंड, वी कैन डिराइव स्टूडेंट क्लास बाय इनहेरिटिंग ऑल द मेंबर ऑफ द ह्यूमन क्लास सिंस स्टूडेंट आर ह्यूमन बीइंग। मान लीजिए अगर हमने ह्यूमन नाम के क्लास को डिफाइन किया है और वी कैन डिराइव, अब हम लोग उससे स्टूडेंट नाम की क्लास को भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट नाम की जो क्लास है वो क्या करेगी? ह्यूमन क्लास के जितने भी मेथड मेंबर्स होंगे उनको इनहेरिट करेगी। सिंस स्टूडेंट आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि स्टूडेंट भी क्या होते हैं? ह्यूमन बींग होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी क्या होंगे? एक्चुअल में ह्यूमन है, तो इस कंडीशन में ह्यूमन क्लास को स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है ह्यूमन नाम की, और इस ह्यूमन नाम की क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का, और उस वेरिएबल का नाम है नेम। फिर हमने एक वेरिएबल और लिया है जिसका नाम है एज, और वो उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इसके अंदर हमने एक मेथड को डिफाइन किया हुआ है वॉइड मेथड 1, और उस मेथड के नीचे एक ब्लॉक है जो कि उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए मैं इसी क्लास को क्या करना चाहता हूँ? एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड ह्यूमन, मतलब हमने जो नई क्लास डिफाइन की है उसका नाम लिखेंगे, और फिर एक्सटेंड, वो किस क्लास की सब क्लास बनेगी उस क्लास का नाम आगे ह्यूमन लिखकर हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर जो स्टूडेंट नाम की क्लास हमने लिखी है उसके खुद के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है इंटीजर रोल नंबर, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है और उस वेरिएबल का नाम रोल नंबर है। तो इसके नीचे कुछ और भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं? वेरिएबल या जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हो सकती है, और उसके बाद इसकी खुद की भी कुछ मेथड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो इसकी खुद की मेथड है उसका नाम इन्होंने मेथड 2 दिया है, और उसके नीचे एक ब्लॉक दिया है जिसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हो सकते हैं। अ सब क्लास में भी डिराइव्ड इन द सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेज ऑल्सो। अब एक और ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने लायक है कि जब भी हम कोई सब क्लास डिराइव करते हैं तो वो हो सकता है कि सेम पैकेज में हो। सब क्लास सेम पैकेज में, उसका मतलब क्या हुआ कि जो सब क्लास आप बना रहे हैं वो जिस डिराइव्ड क्लास से बनाई जा रही है, दोनों डिराइव्ड क्लास और सब क्लास दोनों की दोनों ही कहाँ पर हो? सेम पैकेज के अंदर हो। और ये भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों क्या हो? डिफरेंट पैकेजेस के अंदर भी हो सकती है। द एक्सेस ऑफ मेंबर ऑफ सुपर क्लास डिपेंड अपॉन द एक्सेस स्पेसिफायर। अब आप सुपर क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सेस स्पेसिफायर पर। एक्सेस स्पेसिफायर अपन ने लास्ट अभी कुछ वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। ये एक प्रकार का कंसेप्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई क्लास पब्लिक है कि प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2 जो है वो मेथड मेंबर है, और नेम, एज और रोल नंबर ये क्या है? डेटा है। तो डेटा और मेथड्स के ऊपर हमने मतलब क्लासेस डिफाइन की थी, और एक क्लास दूसरी क्लास को क्या कर रही है? यहाँ पर इनहेरिट की प्रॉपर्टी से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहला जो इनहेरिटेंस का टाइप होता है वो होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा? एक सब क्लास होगी, और एक सब क्लास जो होगी वो एक बेस क्लास को क्या कर रही होगी? इनहेरिट कर रही होगी। अगर आप लोग डायग्राम से इसको समझना चाहें तो देखिए यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। यहाँ पर एक्स क्या है? बेस क्लास है, और इस बेस क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? वाई। वाई यहाँ पे सब क्लास कहलाएगी, तो वाई और वाई एज अ सब क्लास एक्स की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, एक्स यहाँ पे बेस क्लास कहलाएगी। तो ये जो कंसेप्ट हुआ इनहेरिटेंस का, ये कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस।
इसके बाद होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, व्हेन अ सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द सब क्लास ऑफ अनदर बेस क्लास। जब यहाँ पर हमारे पास क्या हो, ऐसा कंसेप्ट हो कि आपके पास एक बेस क्लास हो, इस बेस क्लास को इनहेरिट किया दूसरी सब क्लास ने। अब ये जो सब क्लास है ये तीसरी सब क्लास के लिए क्या होगी, बेस क्लास बन जाएगी। मतलब जेड के लिए जो वाई होगा वो बेस क्लास होगा और वाई के लिए जो बेस क्लास होगी वो एक्स होगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे नाम गलत प्रिंट हो गया है, ये मल्टी लेवल होना चाहिए। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है या इस टाइप का जो कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस के अंदर, वो कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स एक बेस क्लास है, उसकी डिराइव्ड क्लास वाई हो गई, वाई की डिराइव्ड क्लास जेड हो गई, तो जेड के लिए बेस क्लास वाई हो गई, वाई के लिए बेस क्लास एक्स हो गई। इस प्रकार से ये जनरेशन आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स अगर आप लिखते हैं, डायग्राम आप लोग बना देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको जितना एक एक लाइन लिखा हुआ है आपको केवल उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन अ सब क्लास डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। अब देखें जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं या इमेज में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो जेड है वो सब क्लास है और ये जो सब क्लास है ये मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस जो होती है, सॉरी मल्टीपल जो बेस क्लासेस होती है उनसे डिराइव की गई है। मतलब जेड अपने आप में एक क्या है, जेड अपने आप में एक क्लास है जो कि सब क्लास कहलाएगी। और ये सब क्लास कैसे बनी, दो सुपर क्लास के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जेड के कितने पेरेंट्स होंगे, दो। बाकी भी हमने जितने देखे, जितने भी एग्जांपल हमने देखे या आगे देखेंगे, तो उसमें किसी भी क्लास के कितने पेरेंट्स होते हैं, एक। तो वो सारे सिंगल लेवल या मल्टी लेवल होते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन मल्टीपल सब क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। जब आपके पास एक सिंगल बेस क्लास हो और उस सिंगल बेस क्लास से क्या हो रहा हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितनी बेस क्लासेस है वो तो एक है, लेकिन उससे बनने वाली जो डिराइव्ड क्लास है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकती है। तो उस कंडीशन में इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्योंकि जो आपका टॉप लेवल या सुपर क्लास वाली क्लास होगी वो अपने आप में पेरेंट्स सुपर पेरेंट्स क्लास होगी या वो अपने आप में बेस क्लास होगी बाकी की सारी क्लासेस के कंपेयर में। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और उसके बाद लास्ट होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस एंड ऑल इट्स बेस क्लासेस इनहेरिट वन और मोर सुपर क्लासेस। देखिए हाइब्रिड को आप अगर यूँ समझना चाहें तो इतना सा पोर्शन देखिए, इतना सा पोर्शन को आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है ये मल्टीपल देखा जाए तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। क्योंकि एक से ज़्यादा अगर बेस क्लास है और सिंगल आपका क्या है यहाँ पर सब क्लास है तो इसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर आप इसको आगे का पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये पार्ट जो है ये हायरार्किकल बन रहा है। तो ऊपर मल्टीपल है और नीचे हायरार्किकल है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का कंसेप्ट हो जिसमें मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस साथ में हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप एक ही डायग्राम में अप्लाई हो रहे हो, तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आना चाहिए कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि जिसमें दो टाइप के इनहेरिटेंस आपस में मर्ज हो जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस है और जो नीचे वाला दिया हुआ है ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो जब ऐसे दो अलग अलग इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसे कहा जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब होपफुली आपको ये इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप समझ में आए होंगे। ये इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप आपको याद करना है, उसके साथ उनके डायग्राम आपको बना के आना है और इन
अलग अलग इनहेरिटेंस के अंदर आपको एक एक दो दो लाइन ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब इसके बाद है एक्सेस स्पेसिफायर और फिर आएगा पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी रहेगा और पॉलीमॉर्फिज्म भी रहेगा। तो ये आपके कुछ आखिरी के टॉपिक हैं जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। Access specifier for the class member. The member, data or method of the parent class may be defined as private, public, protected, default, which may limit its accessibility or visibility in the derived child classes. देखिए, जब हम लोग कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उस क्लास के अंदर हमेशा डेटा या मेथड्स मेंबर्स होते हैं। अब उस क्लास के जो पेरेंट्स हैं, मतलब उस क्लास की जो पेरेंट क्लास है या जो मेंबर, जो भी हमने क्लास डिफाइन की है, उसको हम लोग प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट केस रखते हुए उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी को डिफ़ाइन करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्लास बनाई है और उस क्लास के आगे अगर मैंने पब्लिक लिख दिया है तो वो क्लास उसके आने वाली जो जनरेशन है या उसकी जो चाइल्ड क्लासेस है उसमें वो एक्सेसिबल होगी। अगर मैंने उसको प्राइवेट लिख दिया है तो वो सेम पैकेज के अंदर प्राइवेट लिख दिया है तो वो सेम क्लास के अंदर के जो मेंबर है केवल वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। या अगर मैंने उसको प्रोटेक्टेड लिख दिया है तो सेम पैकेज के जो मेंबर्स है, जो क्लासेस है, वो उस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस की बात करूँ तो इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था कि कुछ पेरेंट्स क्लासेस होती है, कुछ चाइल्ड क्लासेस होती है। तो पेरेंट्स क्लास को अगर हमने प्राइवेट रखा है तो चाइल्ड क्लास उनको एक्सेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्राइवेट के अंदर अगर प्राइवेट लिखा है तो केवल उसी पर्टिकुलर क्लास के जो डेटा मेंबर है, डेटा मेथड मेंबर जो है वो उस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हमने इसको पब्लिक या प्रोटेक्टेड लिखा है तो उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो क्या कर पाएगी, उसको एक्सेस कर पाएगी। तो यहाँ पर किसी भी क्लास की एक्सेसिबिलिटी को या उसकी विजिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट कीवर्ड का। और ये जो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड है ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखते हैं कि किस पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर में क्या टास्क परफॉर्म होता है या कौन सी क्लास कहाँ पर डिफाइन हो पाती है, कहाँ से एक्सेस हो पाती है। अगर हमने प्राइवेट लिखा है तो मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड देयर ऑन क्लास एंड नो वेयर एल्स। अगर हमने किसी के आगे प्राइवेट लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स है केवल वो एक्सेसिबल होंगे, लेकिन वो केवल इनसाइड द क्लास ही एक्सेस किए जा सकते हैं, कहीं और उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी क्लास का आगे आपने प्राइवेट लिख दिया तो उसके जो मेथड मेंबर्स है वो केवल उसी क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं, किसी दूसरी क्लास में उनको एक्सेस या दूसरे सब क्लासेस में उनको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद अगर आपने कहीं पर प्रोटेक्टेड लिखा है तो किसी क्लास का आगे प्रोटेक्टेड लिख देने का मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स है उस क्लास के जो मेंबर है आर एक्सेसिबल इन ऑन क्लास, वो केवल खुद की क्लास में एक्सेसिबल होंगे। ऑल क्लासेस विद इन द पैकेज, या जो पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पर वो एक्सेसिबल होंगे, या सब क्लासेस उनकी और जो सब क्लासेज होगी जो कि डिफरेंट पैकेजेस में होगी वहाँ पर उनको एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपने पब्लिक लिखा है, पब्लिक से क्या होगा, मेंबर्स आर एक्सेसिबल एवरीवेयर इन ऑल द क्लासेस। पब्लिक कीवर्ड यूज़ करने से या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिख देने से आपके जो डेटा मेथड मेंबर्स है वो हर कहीं जहाँ पर भी क्लासेस हैं वहाँ पर उनको एक्सेस किया जा सकेगा। तो ये तीन हमारे पास क्या हो गए, बेसिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गए। चौथा होता है पैकेज, या जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। मेंबर्स विदाउट एनी स्पेसिफायर एज्यूम पैकेज लेवल स्कोप दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस इनसाइड द पैकेज ओनली। और अगर आपने कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया है, क्लास के आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर आपने नहीं लिखा है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर किया जाता है, डिफ़ॉल्ट केस कंसिडर करते हुए उसको उसके जो मेथड मेंबर्स है उनको सारी क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल माना जाता है सेम पैकेज के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करने से क्या होता है कि आप किसी क्लास को
उसकी चाइल्ड क्लासेस के लिए एक्सेसिबल और विजिबल बना सकते हैं, और आप लोग चाहें तो उसको एक्सेसिबिलिटी से हटा भी सकते हैं। तो इसी कारण से हमें जो क्लास हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं उसके आगे हमें एक्सेस स्पेसिफायर को मेंशन करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं भी करते तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास जो है वो उसकी जो मेथड मेंबर्स है वो कहीं पर भी सेम पैकेज के अंदर एक्सेस हो जाए, तो आपको उसके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में काउंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक टेबल बनी है। इस टेबल के बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमने पब्लिक लिखा है तो पब्लिक अगर लिखा है कीवर्ड तो उससे क्या फ़ायदा होगा, प्रोटेक्टेड लिखा है तो उससे क्या होगा, पैकेज लिखा है तो क्या होगा, प्राइवेट लिखा है तो क्या होगा। पब्लिक लिखा है तो पब्लिक की कीवर्ड यूज़ करने से क्लास के अंदर लिखी गई मेथड्स ऑन क्लासेस में भी एक्सेसिबल होती है, उसके सब क्लास इनसाइड सेम पैकेज के सब क्लासेस में भी एक्सेसिबल होती है, नॉन सब क्लासेस में भी एक्सेसिबल होती है। आउटसाइड पैकेज में अगर बात करें तो आउटसाइड की सब क्लासेस में भी एक्सेसिबल होती है और नॉन सब क्लासेस में भी एक्सेसिबल होती है। अगर प्रोटेक्टेड कीवर्ड लिखा है तो खुद की क्लास में तो हमेशा एक्सेस होंगे ही होंगे वो डेटा मेथड मेंबर्स। सेम पैकेज में सब क्लासेस में भी एक्सेस किए जा सकते हैं, नॉन सब क्लासेस में भी एक्सेस किए जा सकते हैं। आउटसाइड द पैकेज की अगर बात करें तो सब क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन नॉन सब क्लासेस में उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। पैकेज की बात करें तो खुद के ऑन क्लासेस में तो उनको यूज़ किया ही जा सकता है। इनसाइड द पैकेज बात करें तो सब क्लासेस में और नॉन सब क्लासेस में उनको एक्सेस किया जा सकता है। आउटसाइड पैकेज की बात करें तो आउटसाइड पैकेज में कभी भी आप इनकी मेथड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर प्राइवेट लिखा है तो प्राइवेट के जो मेथड मेंबर्स होते हैं उनको केवल खुद की क्लास में ही एक्सेस किया जा सकता है, दूसरी किसी भी क्लास में उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये टेबल एक प्रकार से आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है कि किस प्रकार से एक्सेस स्पेसिफायर्स को जब हम लोग क्लास के आगे लिखते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं अलग अलग क्लासेस में तो हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इससे क्लास की जो एक्सेसिबिलिटी की लिमिट है वो हमें पता चलती है कि कोई क्लास कहाँ कहाँ एक्सेस की जा सकती है और कहाँ कहाँ एक्सेस नहीं की जा सकती। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। An abstract class simply represent a concept of its subclasses। Abstract class क्या होती है? एक प्रकार का कंसेप्ट होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी क्लास की सब क्लासेस के बारे में हमें बताता है। Sometimes we need to define a super class having general characteristics and behavior, generic methods for its subclasses। कभी कभार ऐसा होता है we need to define a super class having general characteristics and behavior, जेनरिक मेथड फॉर इट सब क्लास। कभी कभी हमें सुपर क्लास को केवल सब क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए या उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, सुपर क्लास बनाते ज़रूर है लेकिन उस पर एक्सेस नहीं करते हैं। तो ये जो क्लासेस होती है यही एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। और सब क्लास में रीडिफाइन द मेथड और ओवररिडन टू द परफॉर्म अ टास्क सिंस सुपर क्लास कंटेन ओनली द प्रोटोटाइप मेथड विथ एम्प्टी बॉडी। अब जो सब क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं, अ सब क्लास में रीडिफाइन द मेथड्स और ओवररिडन टू परफॉर्म अ टास्क सिंस सुपर क्लास कंटेन ओनली द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब मेथड विथ एम्प्टी बॉडी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग सब क्लास को केवल रीडिफाइन करते हैं और वो जो रीडेफिनेशन होता है वो एक प्रकार का ओवर रिडन होता है ताकि हम लोग एक टास्क को परफॉर्म कर सके जो कि सुपर क्लास के अंदर हम लोग करना चाहते थे, लेकिन हम उसका केवल एक प्रोटोटाइप बनाकर उसको एम्प्टी बॉडी के साथ ब्लैंक छोड़ देते हैं। मतलब हम सुपर क्लास में मेथड वगैरह नहीं लिखते और वो केवल एज अ प्रोटोटाइप हमारे लिए काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर नॉर्मली यूज एज बेस क्लास इन द इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो बेसिकली एक प्रकार से बेस क्लास होती है फॉर विच नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, जिसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल जे ऑप्शन पेन क्लास इन जावा इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जे ऑप्शन पेन जो होता है वो एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट नहीं होते। Whereas JText field, JLabel classes etc. are called concrete classes because they required an object like JText field word for using them।
जबकि इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करते हैं, जे लेबल को यूज़ करते हैं, तो हमें इनको इनकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड को एक्सेस करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या जे लेवल को यूज़ करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे अपन ने जे टेक्स्ट फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम जे टेक्स्ट फील्ड 1 आ जाता है। अगर आपने जे लेबल यूज़ किया तो उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका नाम जे लेबल 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारे कंपोनेंट अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इन्हें कॉन्क्रीट क्लासेस भी कहा जाता है। और कॉन्क्रीट क्लासेस जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जस्ट अपोजिट होती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है उसमें क्लास की डेफिनेशन तो होती है लेकिन उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते। और जबकि कॉन्क्रीट क्लासेस वो होती है जिसमें हमारे पास क्लास तो होती ही है, साथ में उसके ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर पाए, तो उसे कॉन्क्रीट क्लास कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हमें एग्जांपल देने की ज़रूरत पड़े कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी होती हैं, तो जे ऑप्शन पेन क्लास को हम लोग जे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन अ सच क्लास। अगर हम लोग किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हैं तो हमें उसके आगे कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जिसे एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट था, एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है और आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। इतने 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में से अगर आप 3 पॉइंट भी लिख के आते हैं, 5 पॉइंट इवन 5 में से अगर आप 3 पॉइंट भी लिख के आते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ फाइनल कीवर्ड इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर फाइनल कीवर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या मीनिंग है। द फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज विथ वेरिएबल, मेथड एंड क्लास नेम। जो फाइनल कीवर्ड है ये हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते थे तब हमने उसके आगे फाइनल कीवर्ड लिखा था। अपन ने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि फाइनल कीवर्ड लिख देने से क्या होता है कि वो वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। वही फाइनल कीवर्ड की बात हो रही है। हम लोग फाइनल कीवर्ड किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्लास नेम्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ द फाइनल कीवर्ड इज एज फॉलोज। फाइनल वेरिएबल्स वर्क एज अ कॉन्स्टेंट। यहाँ पे फाइनल वेरिएबल जो होता है वो कैसे काम करता है, एज अ कॉन्स्टेंट। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेरिएबल कैंट बी चेंज्ड। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे फाइनल कीवर्ड लिखा है तो आप उसकी वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर पाएंगे। फाइनल मेथड कांट बी ओवररिडन बाय सब क्लासेस। अगर आपने किसी क्लास या किसी मेथड या फंक्शन के आगे फाइनल कीवर्ड लिख दिया तो उससे क्या होगा कि आप मेथड को ओवररिडन नहीं कर पाएंगे या उसकी ओवररिडन की जो प्रोसेस होती है सब क्लासेस द्वारा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और अगर आपने किसी क्लास के नेम के आगे फाइनल लिख दिया तो हम उस क्लास को कभी एक्सटेंडेड नहीं कर पाएंगे, मतलब उसकी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ, मेथड्स के साथ, क्लास नेम के साथ। और जब इनके साथ हम लोग फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो इसके कुछ पॉइंट है ये जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन में एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट प्लेसेस और सिचुएशन। देखिए इसका बहुत सिंपल सा टर्म में अगर हम लोग इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग हमें ये बताता है पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल फॉर्म बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन में एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट प्लेसेस और सिचुएशन। जैसे कोई व्यक्ति है वो हर डिफरेंट प्लेस पर अपने और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आता है या अपना बिहेवियर शो करता है। वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर फंक्शन और ऑपरेटर भी अलग अलग इनपुट के बेसिस पर अपने आउटपुट को प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। इसी कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। In object-oriented programming, a method or operator may exhibit different characteristics depending upon different sets of input given.
यही बात मैंने आपको बोली कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है कि जब हम लोग मेथड या ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स और ऑपरेटर्स अपने बिहेवियर को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंटली यहाँ पे शो करते हैं, और ये जो उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है ये डिपेंड करता है उनके इनपुट के ऊपर कि हमने उनको क्या इनपुट प्रोवाइड किया है। पॉलीमॉर्फिज्म मेक्स योर प्रोग्राम कोड कॉम्पैक्ट, स्मार्टर एंड फास्टर। पॉलीमॉर्फिज्म से हमारा जो प्रोग्रामिंग कोड होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, स्मार्टर हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। तो इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ताकि हम लोग हमारे जो प्रोग्राम है उसको कॉम्पैक्ट बनाते हुए यूज़ कर सकें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि टोटल 7 फीचर्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं ताकि हम लोग उस प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना सके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सके, ऑब्जेक्ट क्लासेस क्रिएट करके प्रोग्रामिंग को सिक्योर भी बना सके। इसी कारण से उसमें से ही पॉलीमॉर्फिज्म एक और कंसेप्ट होता है जो 7 कंसेप्ट की बात की गई थी। पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड एज मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दैट इज ओवरलोडेड विद डिफरेंट फंक्शनलिटीज़। और ओवरलोडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई जैसे प्लस का साइन है, जैसे मैंने पहले भी एक बार इस बात का एग्जांपल दिया था कि प्लस का साइन है, प्लस एक ऑपरेटर होता है, और ये ऑपरेटर अगर 2 नंबर्स के बीच में है, 2 न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में है, तो ये 2 न्यूमेरिक वैल्यू को आपस में प्लस कर देगा। लेकिन अगर यही प्लस ऑपरेटर अगर 2 स्ट्रिंग के बीच में है तो ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के लिख देगा। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर जो है वो 2 टास्क या मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म करता है। इसी कारण से इसे कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब एक ही ऑपरेटर अलग अलग इनपुट गिवन जो हैं, जैसे अगर नंबर्स गिवन है तो अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसको कैरेक्टर स्ट्रिंग्स प्रोवाइडेड की गई है इनपुट में तो वो अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसी कारण से उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी वैसे ही दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इन जावा प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड एज 2 + 3। अगर 2 और 3 के बीच में प्लस का साइन है तो हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। लेकिन अगर 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस का साइन है तो वो हेलो जावा दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के हमें दे रहा है। हियर प्लस ऑपरेटर एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर फॉर नंबर्स एंड स्ट्रिंग वैल्यूज, दैट इज प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि नंबर्स के लिए प्लस अलग टास्क परफॉर्म करता है और 2 स्ट्रिंग के लिए प्लस एक अलग टास्क परफॉर्म करता है। सेम एज मैथ्स डॉट राउंड फंक्शन एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर फॉर फ्लोट एंड डबल टाइप वैल्यूज, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। वैसे ही मैथ डॉट राउंड फंक्शन जो होता है वो फ्लोट और डबल टाइप की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसे मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल्स की, तो उस एग्जांपल से हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। जावा अलाउ फंक्शंस टू हैव सेम वैल्यू बट डिफरेंट इन आर्ग्यूमेंट और सिग्नेचर इन द सेम क्लास। जावा हमें ऐसे फंक्शन लिखने की परमिशन प्रोवाइड करता है जिसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं लेकिन उनका सिग्नेचर या उनकी क्लास सेम होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क्लास टेस्ट, ये क्लास है, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर ए टाइप का, और सॉरी ए एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। एक यहाँ पे फंक्शन है इंटीजर एरिया, फिर इसके अंदर 2 इनपुट एज अ पैरामीटर हमने पास किए हैं। 2 मेथड नेम एरिया बट डिफरेंट इन आर्ग्यूमेंट लिस्ट सिग्नेचर इन द सेम क्लास। एक ही क्लास में आप लोग देख सकते हैं कि इंटीजर एरिया एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, 2 वेरिएबल पास कर रहे हैं, और फिर उसकी कुछ स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद इंटीजर एरिया नाम की एक और मेथड है, और इसके अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया है वो सिंगल पैरामीटर है, और उस सिंगल पैरामीटर का जो टाइप है वो भी कैसा है, फ्लोट है। तो यहाँ पर हम लोग सेम क्लास के अंदर एक ही नाम की 2 मेथड यूज़ कर रहे हैं, और दोनों मेथड एक ही नाम से होते हुए भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगी, क्योंकि पहले वाले एरिया के अंदर जो पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, और दूसरे वाले जो मेथड है उसमें भी जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं वो फ्लोट टाइप के हैं। मतलब यहाँ पे पैरामीटर्स भी अलग अलग पास किए जा रहे हैं। तो 2 मेथड आर कंसिडर्ड ओवरलोडेड ओनली इफ दे आर सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन देयर सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोनों मेथड को ओवरलोडेड कहा जाएगा क्योंकि उनके मेथड नेम सेम है लेकिन उनके जो सिग्नेचर है उसके अंदर पास किए जाने वाले जो आर्ग्यूमेंट है वो अलग अलग है।
अ मेथड नेम हैविंग द मल्टीपल डेफिनेशन विथ डिफरेंट आर्गुमेंट इज कॉल्ड ओवरलोडेड मेथड। एक ऐसी मेथड जिसमें हम लोग मल्टीपल डेफिनेशंस का यूज़ कर पाते हैं डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ, ऐसी मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड मेथड बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये मेथड ओवरलोडिंग का है। आपको पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो आपको ये अच्छे से लिखना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम नेम विद डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म्स, और इसके दो टाइप होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आप इनके एग्जांपल्स भी दे सकते हैं और इसको आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है फिलहाल। अब इसके बाद जो नया चैप्टर होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।